फ़ॉन्ट्स CSS के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉड्यूल 7 में हम यही डिस्कस कर रहे हैं। टेक्स्ट और फ़ॉन्ट्स से रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो सेशंस में हमने फ़ॉन्ट्स और टेक्स्ट का इंट्रोडक्शन जाना, फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है उसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया और प्रीवियस वीडियो हमारा फोकस्ड था फ़ॉन्ट के वेट पर। आज हम फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी और फ़ॉन्ट के साइज़ पर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है। 2 टॉपिक्स को हमने इसमें कवर किया है और कम्प्लीटली आपको बताएंगे कि इस फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का और फ़ॉन्ट साइज़ का CSS में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले हम आप सबका स्वागत करना चाहेंगे बाउंसिंग नॉलेज चैनल पर, जो कि CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और इनमें हमने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको सरल भाषा में CSS3 को अच्छी तरह से क्लियरली विद एग्जांपल समझाया जा सके। तो आगे बढ़ने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया। क्या रोल होता है फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी का, क्यों यूज़ करते हैं, कितना फ़ॉन्ट हमें अपने वेब पेज पर रखना चाहिए और वेब सेफ फ़ॉन्ट्स कौन से होते हैं। तो एग्जांपल्स के थ्रू हमने इस पूरे टॉपिक को कवर किया है। तो आगे बढ़ने से पहले और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको चैनल पर लोड होने वाले लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है फ़ॉन्ट की स्टाइल प्रॉपर्टी। फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी जो है वो ये डिफ़ाइन करती है कि आपका टेक्स्ट इटैलिक है या ऑब्लिक। अब क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंसेस हैं इस इटैलिक और ऑब्लिक में। तो अगर हम टाइपोग्राफी की बात करें हमारे डेली लाइफ के अंदर, हम इसको बहुत ज़रूरी मानते हैं और यूज़ भी करते हैं। नहीं तो हम इसका अगर एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो ऑब्लिक क्या है, एक नॉर्मली रोमन फॉन्ट है जो क्या करता है, एक ख़ास डिग्री से झुका हुआ होता है, जो नॉर्मली 8 से 12 डिग्री तक हो सकता है, वो झुका हुआ होता है। और जहाँ तक बात आती है इटैलिक्स की, तो ये क्या है, फ़ॉन्ट डिज़ाइनर्स ने क्या किया है, एक कैलीग्राफिक और स्लैंटेड वर्जन फ़ॉन्ट का अवेलेबल करवाया है उसी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो ये वर्क कैसे करता है, तो जो इसका इफ़ेक्ट है वो सिर्फ इतना ही है कि जो हम इटैलिक यूज़ करते हैं और फ़ॉन्ट में जो हम डिज़ाइन रखना चाहते हैं, मतलब अगर हमें किसी चीज़ पे फोकस करना है और उसको थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाना है और उसे अपने वेब पेज पर अलग व्यू देना है, तो हम उस पे इटैलिक स्टाइल जो है वो अप्लाई कर देते हैं। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्लिक वर्जन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें अवेलेबल होता है और हम उसकी हेल्प से भी अपना टेक्स्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको क्लियर करने के लिए हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे। दिखने में नॉर्मली ये दोनों चीज़ें एक जैसी होंगी। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाउंसिंग नॉलेज और बूस्ट योर स्किल्स, ये दोनों दूर से अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो इटैलिक्स जो है वो उस ऑब्लिक को अप्लाई करने के लिए या ऑब्लिक को अचीव करने के लिए अवेलेबल करवाया गया है, ताकि आप उसको सिंपली यूज़ कर सकें। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें तो यहाँ पे हमारे पास स्टाइल में सिंपली हम एक क्लास बनाते हैं ST1 और इसमें हम नॉर्मली क्या देते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल ले लेते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल हमने लिया और इसको हमने दे दिया इटैलिक हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया। ऐसे ही हमने दूसरा स्टाइल बनाया ST2 और इसमें हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल हमने लिया
और इसको हम दे देते हैं ऑब्लिक। तो ये हमारे 2 स्टाइल्स हो गए। अब इसको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, पैराग्राफ लेते हैं और क्लास में सिंपली पहला स्टाइल हमने क्लास जो है वो यहाँ पे st1 अप्लाई कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया बाउंसिंग नॉलेज इसमें लिखा। और दूसरे पैराग्राफ पे हम क्या करते हैं, क्लास अप्लाई करते हैं सिंपली st2 और इस पे हमने दे दिया सपोज बूस्ट योर स्किल्स। इसको सेव किया। 26 नंबर हमारी फ़ाइल है, तो हम इसको रन करेंगे। यहाँ से 26 नंबर फाइल पे डबल क्लिक किया और ब्राउज़र में हमारे सामने ये आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हुआ। अब देखिए दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो ये हमारा इटैलिक वर्जन है जो बाउंसिंग नॉलेज पे हमने st1 क्लास अप्लाई की है स्टाइल, और ये हमारा ऑब्लिक वर्जन है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देता है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें, नेक्स्ट हमने आपके नोट्स के लिए रखा है एक्सप्लेनेशन, कि जो एग्जांपल अभी आपने देखा है इटैलिक और ऑब्लिक, इनको हमने रेंडर किया है, तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल सेम है। जिसका मतलब ये है कि जो फॉन्ट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं इटैलिक, या फिर इसका रिज़ल्ट अगर आपको अच्छा नहीं लगता है या फिर आपकी आँखों को पसंद नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली या इटैलिक का यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑब्लिक का यूज़ कर सकते हैं। दिखने में दोनों एक जैसे ही हैं, कोई फ़र्क इसमें नहीं है। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी की। अगर आप मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश करें तो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट जो CSS की स्टाइलिंग में है वो ये है कि हम इस बात पे आकर अटक जाते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। तो आज के इस वीडियो सेशन में आपको इसी क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए, बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिए, और प्रॉमिस करता हूँ कि वीडियो के एंड तक आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी किस तरह से काम करती है और फ़ॉन्ट का स्टाइल हम अपने CSS में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। जो नॉर्मली CSS के अंदर कई तरह की मेजरमेंट यूनिट्स हैं। अब बंदा क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सी मेजरमेंट यूनिट यूज़ करूं, तो मेरे लिए कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी। तो ये हम जज नहीं कर सकते क्योंकि हर बंदे की पसंद अलग अलग होती है। किसी को परसेंटेज अच्छा लगता है, किसी को पॉइंट सिस्टम अच्छा लगता है, तो कोई किसी तरीके से यूज़ करता है। तो ये सब कुछ आपके ऊपर है। तो मेरे ओपिनियन को हम यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। हमारा प्रयास यही है कि अगर हम किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं तो उसका कोई भी चीज़ छोटी से छोटी छूटनी नहीं चाहिए। क्लैरिफिकेशन उसका होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस पर्टिकुलर चीज़ को समझ पाएंगे। तो इसके रिज़ल्ट्स में अगर हम सबसे पहली यूनिट की बात करें तो EM यूनिट का हम यूज़ करते हैं। ये क्या है, एक स्केलेबल यूनिट है जो स्पेसिफिकली वेब मीडिया के लिए डिज़ाइन की गई थी। तो इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया था ताकि जो यूज़र्स हैं वो फ़ॉन्ट साइज़ को अपनी कंसिडरेशन के हिसाब से ले सकें। जिसका मतलब ये है कि अगर हम 1 EM यूज़ करते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो आपको ऐसा क्यों करना है? तो नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैं इसका यूज़ क्यों करूं? तो इसके लिए बहुत सारे लोगों का जो प्रेफरेंसेस है वो बड़े फ़ॉन्ट का साइज़ होता है। तो उनका कई बार क्या होता है, जो विज़न इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि धुंधलापन होता है आँखों में, तो उनके लिए हमें बड़े फ़ॉन्ट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम छोटे फ़ॉन्ट साइज़ या उसके रिगार्डिंग अपनी जो सिंगल सेंटेंस हम शो करवाना चाहते हैं उसके लिए उस फ़ॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि एक EM जो है वो आपके स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ में सबसे बेस्ट फिट होता है,
तो आप हाईलाइट कर सकते हैं उस चीज़ को, और यूज़र का एक्सपीरियंस जो है उनके साथ भी अच्छा रहेगा जो विज़न इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और हमारे सामने आता है कि ये ईएम कितना बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब के कंसोर्टियम की, यानी कि W3C की, तो ईएम जो है वो इक्वल होता है एक कंप्यूटेड वैल्यू फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी की जो किसी एलिमेंट के अंदर हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है कि जब हम ईएम की वैल्यू यूज़ करते हैं फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी में, तो इसमें फॉन्ट साइज़ को किस तरह से रेफ़र किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ध्यान दीजिएगा कि पेरेंट एलिमेंट जो है उस पर सारी चीज़ें डिपेंड हो जाती हैं। तो दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें कि जो ईएम है ये इसका कोई फिक्स साइज़ नहीं है, ये क्या करता है अपने पेरेंट एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो ये वर्क कैसे करेगा अगर हम आगे बात करें तो ये क्लियर हो जाएगा एग्जांपल्स में कि अगर हम ये ग्रिप करना चाहें कि नॉर्मली जो 2EM है वो कितना बड़ा होता है, उसका टेक्स्ट कितना बड़ा होगा, तो ये स्केलेबल है। स्केलेबल इसीलिए पहली डेफिनेशन की पहली लाइन में ही प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने ये मेंशन किया कि ये स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब है कि ये अकॉर्डिंग टू पेरेंट अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो ये हम एग्जांपल में क्लियर करेंगे। अगर यूज़र ने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सेटिंग्स में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो फॉन्ट साइज़ जो EM नॉर्मली है वो 16 पिक्सल्स के बराबर होता है, और जो 2EM होता है वो बराबर होता है 32 पिक्सल्स के। और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, पिक्सल्स को यूज़ कर रहे हैं जब अपना फॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत हार्ड सा ट्रांजिशन हो जाता है कि हमें कितना साइज़ अपने वेब पेज पे रखना है। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 3 क्लासेस बनाई हैं जिसका साइज़ हमने 2EM रखा है, 1EM रखा है और 0.7EM रखा है, और यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इनको अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका ये स्टाइल चेंज कर लेते हैं। .S1 लिया और इसमें मैंने दिया फॉन्ट साइज़ मैंने इसमें दिया 2EM, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। फिर उसके बाद S2 में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम दे रहे हैं फॉन्ट जो साइज़ है उसको हमने दे दिया 1EM। और फिर उसके बाद थर्ड जो है S3, इसको हमने क्या किया, जो फॉन्ट का साइज़ है वो हमने स्पेसिफाई कर दिया 0.7EM, ये हमने सेटअप कर दिया। अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें सभी जगह पर वही चीज़ मेंशन कर देते हैं ताकि हमें पता चले। तो यहाँ पे भी मैं क्या दे देता हूँ, बाउंसिंग नॉलेज, और यहाँ पे हम S1 ले रहे हैं क्लास, यहाँ पे हम S2 ले रहे हैं, और इसी को कॉपी कर लेते हैं अपने, और तीसरी क्लास भी इसी में से बन जाएगी, और यहाँ पे हमने इसको S3 कर दिया। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। आउटपुट में रिफ़्रेश करने पर आप देखेंगे कि ये जो बाउंसिंग नॉलेज है ये कितना बड़ा है, S2 का पॉइंट कितना है। अगर हम इसको कंपेयर करें नॉर्मल फॉन्ट पिक्सल से तो ये 32 है, ये 16 है, और ये जो है उस 16 का भी आधा है। आप इसको कह सकते हैं 10 पॉइंट्स के आसपास या 12 पॉइंट के आसपास ये है जो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से ये फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी जो है वो वर्क करती है, साइज़ EM जो है वो वर्क करता है। अब आती है बात परसेंटेज यूनिट की। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो परसेंटेजेस को यूज़ करते हैं जब वो फ़ॉन्ट का साइज़ डिफ़ाइन करते हैं अपने वेब पेज पे। तो इसके लिए रीज़न भी एक ऑब्वियस सा है कि हम सभी जानते हैं कि परसेंटेज जो है वो समझने में आसान होती है, और फॉन्ट का जो साइज़ होता है 150 इज़ ग्रेटर देन 50%। तो इसका मतलब ये है कि जो फॉन्ट का साइज़ है वो उसके 100% के अकॉर्डिंग माना जाता है। कि अगर हम मान के चलें कि फ़ॉन्ट का साइज़ 100 है, अगर हम 150 देते हैं तो ऑब्वियसली वो बड़ा होगा, और 50% जो है वो उससे नॉर्मली छोटा होगा। और इसमें अगर हम चूज़ करते हैं परसेंटेज को अपनी मेजरमेंट यूनिट के रूप में,
तो आप इसको दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट साइजिंग जो है वो रिलेटिव यूज़र्स की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप बॉडी की डिक्लेरेशन में इसको सेटअप कर सकते हैं। इस तरीके से बॉडी में आपने क्या किया, फ़ॉन्ट का साइज़ 100% फिक्स कर दिया, और उसके बाद जैसे ही आप आगे परसेंटेज यूज़ करेंगे तो इस 100% के अकॉर्डिंग अपनी आगे की रिप्रेजेंटेशन देगी। अब यहाँ पे एग्जांपल 3 में इस चीज़ को क्लियर कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ हमने बॉडी के लिए 100% रखा, H1 के लिए 170, पैराग्राफ के लिए 130 और S1 क्लास के लिए हमने 50% रखा, और इसको अलग अलग कंटेंट पे अप्लाई किया और हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। अब ये कैसे वर्क करता है, किस तरीके से इसमें चेंजेस आते हैं, इसको भी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो बॉडी एलिमेंट ले लेते हैं। और बॉडी एलिमेंट के लिए हमने क्या किया, जो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ ये हमने सिंपली क्या कर दिया, 100% रख दिया। ये मैंने 100% कर दिया। पैराग्राफ के लिए मैंने क्या किया, फ़ॉन्ट साइज़ जो है, फ़ॉन्ट साइज़ ये मैंने कर दिया 130% कर दिया। और इससे पहले हम एक और चीज़ ले लेते हैं, H1 एलिमेंट ले लिया, और इसके लिए मैंने क्या किया, फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो हमने कर दिया 170%, यानी वो नॉर्मल से भी काफ़ी बड़ा होगा। और .S1 मैंने क्लास बनाई एक, और उसमें मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया सिंपली 50%। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन कंटेंट्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, H1 यूज़ करता हूँ। बॉडी तो ऑलरेडी अप्लाइड है इसमें, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाउंसिंग नॉलेज। तो इससे पहले हम बॉडी का आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, ऑनलाइन ट्यूटोरियल सीरीज़ ये मैंने लिखा। ये बॉडी के फ़ॉन्ट यानी 100% शो होगा। अब H1 जो है वो 170% होगा बॉडी का, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पैराग्राफ ले रहा हूँ, और पैराग्राफ के अंदर सिंपली मैंने लिख दिया बूस्ट योर स्किल्स। और एक और पैराग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जिसमें मैंने क्लास मेंशन कर दी, और क्लास मेरी यहाँ पे हमने S1 बनाई थी तो S1 मेंशन कर दिया। और यहाँ पे हम सिंपली ले लेते हैं CSS एंड स्मॉल लेटर्स में ले लेते हैं वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद ये देखिए, अब क्या ये जो वैल्यू है ये 100% है जो इसमें शो हो रही है, ये 170% है, यानी इसका 170% बड़ा है, 70% बड़ा है, ये 130% है, 30% बड़ा है, और ये जो है वो इसमें 50% है, यानी इसका कम्प्लीटली आधा, 100% का कम्प्लीटली आधा हो गया। तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि हमें कितना साइज़ रखना है। तो ये परसेंटेज का एग्जांपल था जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो स्केलिंग की बात अगर अपने करें तो स्केलिंग को करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जो डिफ़िकल्टी स्केलिंग में आती है वो होती है पेरेंट एलिमेंट्स की। अगर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है कि जब आप स्केलिंग करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ेस की, तो ये पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग होती है, जिसका मतलब ये है कि जो करंट फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमेशा 100% माना जाता है, और जब आप स्केल करते हैं तो उसका जो नेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी पेरेंट का एलिमेंट क्या है। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम क्लियर कर देंगे तो इसमें हमें डिफरेंसेस नज़र आएंगे। तो कितना फ़र्क पड़ेगा, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, अब इसमें S1 को हमने 2 बार यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम S1 2 बार यूज़ करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एग्जाम्पल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ हम जो वैल्यू है बूस्ट योर स्किल्स की, क्योंकि हमने एक नॉर्मल पैराग्राफ में भी यूज़ किया, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ यूज़ किया बूस्ट योर स्किल, और इसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ मैंने लिया और पैराग्राफ के अंदर स्पैन लिया।
और स्पैन के अंदर मैंने क्या किया, एक क्लास लगाई और क्लास में मैंने S1 दे दिया, वही सेम क्लास जो उसमें है। अब इसको भी मैं बूस्ट योर स्किल दे देता हूँ, बूस्ट योर स्किल्स। अब इन दोनों का नॉर्मली बात क्या आती है कि इसका साइज और इसका साइज सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि हमने सेम क्लास इंप्लीमेंट की है। S1 का साइज कितना है, 50%। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास S1 है, ये वाला S1 वेब डिज़ाइनिंग है ना, हमने इसमें वेब डिज़ाइनिंग कोर्स रखा है, तो हम इसको वेब डिज़ाइनिंग कोर्स ही लेंगे। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसके बाद पेस्ट करता हूँ और इसको हम वेब डिज़ाइनिंग कोर्स ही लिखते हैं ताकि हमारा डिफरेंसेस पता चल जाए हमें। वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, तो सेम कंटेंट है, दोनों पे सेम कंटेंट है। इस पे भी हमने क्लास S1 अप्लाई की है और इस पे भी क्लास हमने S1 अप्लाई की है, जिसका फॉन्ट साइज़ कितना है, 50% हमने रखा है। लेकिन दोनों के साइज़ में डिफरेंसेस आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये जो पैराग्राफ क्लास है ये बॉडी की पेरेंट में है, लेकिन ये जो स्पैन क्लास है ये पैराग्राफ के अंदर अप्लाई हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है साइज़ चेंज हो जाएगा। तो ये लेवल चेंज हो गया, इस वजह से हमें जो आंसर्स मिलेंगे वो डिफरेंट मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, इसके साइज़ में कितना फ़र्क है और इसके साइज़ में कितना फ़र्क है, जबकि दोनों पे 50% लगा हुआ है। तो सिर्फ पेरेंट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो इसका पेरेंट एलिमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरह से वर्क करेगा। जैसा कि हमने यहाँ प्रीवियस कंटेंट में स्केलिंग के बारे में बताया कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि पेरेंट एलिमेंट के ऊपर जो स्केलिंग है वो पूरी तरह से डिपेंड रहेगी, उसके बाद हम इसका रिज़ल्ट जो है वो देख पाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो एक्सप्लेनेशन हमने आपके लिए रखा है कि आपने देखा कि जो दो इंस्टेंसेस हैं S1 की, जिसमें आप ये एज्यूम करोगे कि दोनों का सेम साइज़ आना चाहिए था, राइट? लेकिन ऐसा होगा नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। जब हमने इसका रिज़ल्ट देखा, जो पेरेंट एलिमेंट है पहले इंस्टेंस का वो बॉडी था और बॉडी का साइज़ हमने कितना रखा हुआ है, 100%। तो वो 100 का 50% करेगा, यानी उस 100 का 50% अप्लाई कर देगा। और फिर उसके बाद हमने जो पैराग्राफ लगाया उस पर हमने कितना रखा था, 130% रखा हुआ था। तो पैराग्राफ का 130 का 50% हो जाएगा, तो यानी कि हमारे पास नियर अबाउट 65 जो है वो हो जाएगा। तो 50 और 15% का फ़र्क पड़ गया। तो वो चीज़ इसके अंदर हमें ध्यान देने वाली होगी कि अगर हम स्केलिंग करते हैं किसी फॉन्ट की तो वो पेरेंट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करती है और उसके बाद हमें उसका रिज़ल्ट जो है वो मिलता है। तो नॉर्मली देखने में हमें ये मिलता है कि जो दूसरा एलिमेंट है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस तरीके से ये कंटेंट आता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, नोट आपके लिए हमने इसमें रखा है कि जब आप स्केलिंग यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम ये अप्लाई होती है कि आपको ये चूज़ करना है कि EM की बजाय हमें परसेंटेज का यूज़ करना है। तो स्केलिंग जो प्रॉब्लम है जो अप्लाई हम करते हैं वो चाहे आप परसेंटेज का यूज़ कर लें चाहे EM का यूज़ कर लें, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये सेम प्रॉब्लम वैसे ही रहेगी, उसी के हिसाब से यानी पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से ही अगले चाइल्ड एलिमेंट का फॉन्ट साइज़ एप्लीकेबल होता है। तो EM और परसेंटेजेस में फ़र्क क्या है, तो हमें इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहिए, EM चूज़ करें या परसेंटेज चूज़ करें? तो ये सीधी सिंपल सी बात है कि ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेजरमेंट सिस्टम्स आप फील करते हो कि आपके लिए सही है। तो मेरा ये मानना है जो हम इसको यूज़ करते हैं कि आपको दोनों यूनिट्स में उसके ऑर्डर का ध्यान रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम्स के लिए दोनों जो यूनिट्स हैं वो एक बराबर है, वैसे ही काम करेंगे, कोई फ़र्क नहीं है चाहे आप EM का यूज़ करें चाहे परसेंटेज का यूज़ करें। जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया कि फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि परसेंटेज से हमें एक रफ़ आइडिया हो जाता है, ईज़िली अंडरस्टैंडेबल वैल्यूज़ होती हैं
कि ये लगभग कितना बड़ा होगा, जबकि EM के साथ हमें ये आइडिया नहीं लग पाता है कि उसका फ़ॉन्ट का साइज़ कितना बड़ा होगा। हम 1 दें, 2 दें या 3 दें तो उससे कितना फ़र्क आ जाएगा ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इस वजह से पॉइंट्स में क्योंकि वैल्यू भी फ़र्क पड़ता है, पॉइंट्स की वैल्यू 1.3 देते हैं या 1.4 देते हैं EM में, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो 1 के बाद सीधा 2 करने से फ़ॉन्ट का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है एकदम से। लेकिन परसेंटेज में क्या होता है कि अगर आपने 110% दिया है तो आपको आइडिया होगा कि ये 100 से 10% ही बड़ा होगा, थोड़ा सा ही बड़ा होगा, तो ये आइडिया लग जाता है। तो यही आपके ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली कि आप परसेंटेज और EM में से किसको चूज़ करते हो। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। समरी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है आज के इस ट्यूटोरियल में। सबसे पहले हमने EM मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में स्पेसिफिकली जो वेब यूज़ के लिए डिज़ाइन की गई है उसके बारे में डिस्कस किया। 2 EM जो है वो डबल साइज़ होता है 1 EM का, यानी 1 का डबल हो जाता है EM। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं परसेंटेजेस को यूज़ करने में ज़्यादा आसानी समझते हैं और इस यूनिट के साथ फैमिलियर भी होते हैं। तो लेकिन इसका बिहेव जो है, इसका जो वर्किंग है वो EM की तरह ही होता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो चाहे आप EM यूज़ करें या परसेंटेजेस यूज़ करें तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आपका टेक्स्ट है वो आपके पेरेंट एलिमेंट पे डिपेंड ज़रूर करेगा, जिसका मतलब ये निकलता है कि अगर आपका एलिमेंट किसी के अंदर नेस्ट किया गया है तो आपको उस टाइम थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके फ़ॉन्ट का साइज़ कितना बड़ा होने वाला है। तो वो पेरेंट के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड कर जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना अगला साइज़ जो है वो डिफ़ाइन करता है। वो चाहे आप परसेंटेज यूज़ करें चाहे आप EM यूज़ करें, दोनों पे सेम वर्क करेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको इस चैनल से रिगार्डिंग वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड और ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।